गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? क्लास 8th के बच्चे, आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मैंने ज्योग्राफी में आपको कितना लेसन पढ़ा दिया है बच्चों? 6 लेसन। और सभी बच्चों ने सारे काम किए हैं। तो कुछ ही बच्चों ने चेक कराया है और वो शो भी करते हैं ग्रुप पे। लेकिन आप सभी बच्चे वर्क अपना कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि 1 बाय 1 लेसन तो आपके चल रहे हैं। आपकी पढ़ाई का कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये महामारी तो अभी नहीं रुक पा रही है बच्चों, कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन महामारी अभी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। आप सभी बच्चे अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। आप सब बच्चे अपने और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और सिलेबस तो बच्चों आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो होना ही है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके लेसन पे आ जाते हैं बच्चों, कि ये लेसन जो आपका है, ये देखिए आप स्क्रीन पे। ज्योग्राफी में आपका लेसन ये है, क्लास लेसन 7। और लेसन का नाम क्या है? भारत मानव संसाधन। अब इन पे हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिनको मैंने लिखा है चर्चा के मुख्य बिंदु। तो मानव एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव खुद, या मानव यानी इंसान, और भारत का मानव संसाधन लेसन का नाम है। आपको इसको मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों। तो आप थोड़ा सा पहले लेसन पे आ जाइए बच्चों। याद है आपको मैंने बताया था संसाधन लेसन था आपका। पहला लेसन क्या था? संसाधन। तो हमने आपको क्या बताया था? जब प्यास लगती है पानी पीते हैं, घर में सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बिजली का, स्कूल से घर आने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए आप साइकिल, रिक्शा, बस आदि करते हैं, पढ़ने के लिए आप पाठ्य पुस्तक करते हैं। ये सभी क्या है? संसाधन है। यानी जिन वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे हम साधन कहते हैं। तो और जो आप पढ़ाई लिखाई की सारी चीज़ें करती हैं वो क्या हुआ? शैक्षिक साधन हो गया। तो मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण साधन है। तो हम आपको बताते हैं कि मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है। तो किसी भी देश के विकास करने के लिए वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो कर्मठ हो, योग्य हो और कुशल नागरिक हो, तो उस देश का बहुत अच्छा विकास होता है। किसी भी देश में देखिए बच्चों, अगर पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छे तकनीकी, यानी टेक्निकल, तकनीकी को इंग्लिश में टेक्निकल कहते हैं, और व्यवहारिक रूप से जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रशिक्षित टेक्निकल रूप से ट्रेंड लोग होते हैं, उस देश का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो इस तरह विकास की तुलना में संसाधनों का उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारा देश समृद्ध होगा, अन्यथा अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो यदि वहाँ के लोग कुशल और योग्य होते हैं, तो जहाँ पे जिस देश के लोग कुशल और योग्य होते हैं, वो उस देश के लिए एक उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। तो जनसंख्या की इस स्थिति को बच्चों कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। ये देखिए आप स्क्रीन का दूसरा पॉइंट, स्क्रीन पे अपने लेसन का दूसरा पॉइंट, अनुकूलतम जनसंख्या। अब अनुकूलतम जनसंख्या के हम आपको बताते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो किसी भी देश में वहाँ पे उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। इतनी परफेक्ट जनसंख्या वो वहाँ पे उस देश की संसाधनों पे दबाव न डालती हो। और किसी भी देश की जनसंख्या अगर वहाँ पे के जो जितने उपलब्ध साधन है उससे अगर अलग हो, ज़्यादा हो जाएगी जनसंख्या बच्चों, तो वहाँ के विकास में बहुत बड़ी बाधा आएगी। तो आज के लेसन में हम आपको बताएंगे, थर्ड पॉइंट देखिए, भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये लेसन बच्चों, कि हम आपको बताते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? चीन, यानी चाइना की। और उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत का देश है। तो 2011 में बच्चों आप देखिए, 2011 में जो जनसंख्या की जनगणना हुई थी, तो 121 करोड़ ये जनसंख्या थी भारत की। और 10 साल में होती है, 2021 अगले साल है बच्चों, अगले साल फिर जनसंख्या की काउंटिंग होगी, हर 10 साल बाद काउंटिंग होती है। तो हम आपको बता दें कि 1951 से 1981 तक के बीच में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ी थी।
और ये लगातार इसका जनसंख्या बढ़ती चली गई थी, और इसका ये कारण था बच्चों की खाने की आपूर्ति बहुत ज़्यादा थी, चिकित्सा की सुविधाएं भारत में थी, जिससे क्या हो गया था, अगर ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों को खाना मिलेगा और चिकित्सा होगी तो क्या होगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी, यानी मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी। तो जन्म दर की तुलना में अगर मृत्यु दर की जनसंख्या कम हो जाएगी बच्चों, तो जनसंख्या में क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब आपको हम बताएं यहाँ पे कि 1911 में बच्चों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश क्या है, हमारा राज्य है, हम जिस राज्य में रहते हैं उसका नाम क्या है बच्चों, उत्तर प्रदेश, की जनसंख्या 19.9 करोड़ थी। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में हम आपको बता दें बच्चों, ये आप स्क्रीन पे देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर। प्रति 1000 की जनसंख्या पे जो बच्चे जीवित हो जन्मते हैं, यानी जन्मते जीवित बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जन्म दर। और प्रति 1000 की जनसंख्या में मरने वालों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर। तो हम आपको बता दें कि जन्म दर पे जो है उस पे मृत्यु दर को तो कोशिश की गई है, कैसे, चिकित्सा की सुविधा दी गई है, खाने की अच्छी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जन्म दर को कैसे कंट्रोल किया गया है, इसके लिए सरकार ने कई परिवार नियोजन कार्यक्रम की योजना कराई। 2 बच्चे, आप अक्सर टीवी में देखते होंगे बच्चे, 2 बच्चे ही काफ़ी, यानी एक बेटा एक बेटी है, 2 बच्चे हैं होना चाहिए, उससे परिवार को अच्छी तरह से संभाल के बच्चों की अच्छी परवरिश की जा सकती है। तो हम आपको अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये हम किसका नाम ले रहे हैं बच्चों, भारत के राज्य का। हम आपको कई बार भारत के राज्य बता चुके हैं ना कि भारत में 28 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। और शेष जनसंख्या जो है वो भारत के और राज्यों में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो इस तरह से भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग अकेले हम उत्तर प्रदेश में है, यानी जिस प्रदेश में हम रहते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। तो अब हम आपको बताते हैं, स्क्रीन पे आ जाइए आप, मानव संसाधन के संगठन कि ये संगठन क्या, ये तो आपने देख लिया, ये पूरा देखा कि 2011 में कितनी जनसंख्या थी, फिर आपने देखा जनसंख्या कब से कब तक बढ़ी, फिर आपने ये भी देखा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी मानव संसाधन के संगठन। मानव संसाधन के संगठन से तात्पर्य ये है बच्चों, उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषता, जैसे आयु क्या है, लिंग क्या, लिंग किसको कहते हैं, पुरुष और स्त्री को, साक्षरता यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं, जनघनत्व क्या है, जीवन का स्तर क्या, यानी लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, जीने का तरीका क्या है। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, लिंगानुपात। इसका तात्पर्य ये है बच्चों, लिंगानुपात को, कि जो कुल जनसंख्या होती है उसमें स्त्री का कितना अनुपात है और पुरुष का कितना अनुपात है। आप समझ रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, इसको मैं अच्छे से आपको बताती हूँ बच्चों। इसमें क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। प्रति 1000 यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, इस तरह से अनुपात लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश का लिंगानुपात 1000 है, तो इसका अर्थ हुआ कि उस देश में स्त्री और पुरुष की संख्या क्या हुई बच्चों, बराबर हो गई। और यदि लिंगानुपात 1000 से आपको 1000 से 100 ज़्यादा हो गया, तो इसका ये अर्थ है कि उस देश में 1000 पुरुष पे 100 स्त्रियां अधिक हैं। और यदि लिंगानुपात 1000 से कम यानी 900 हो गया, तो वहाँ पे स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है। तो ये लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल हुआ। तो ये हम आपको बता दें कि वहाँ पे क्या होता है कि जब अगर 1000 से लिंगानुपात 1000 से कम होता है, तो इसका अर्थ होता है कि लिंगानुपात जो है वो स्त्रियों के प्रतिकूल है, अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा किसकी संख्या अलग ज़्यादा हुई बच्चों, पुरुष की संख्या ज़्यादा हुई। तो भारत में जब 2011 की जनगणना हुई थी तो भारत का लिंगानुपात बच्चों 943 था। और हम देखते हैं कि किसी भी राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लिंगानुपात वाले राज्य का नाम आपको बता देते हैं कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और जो न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात है वहाँ पे क्या है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम।
तो लिंग अनुपात के विषय में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, बालिका भ्रूण हत्या। तो भारत में क्या होता है बच्चों, बालकों लड़कों की पढ़ाई लिखाई पे बच्चों अधिक जोर दिया जाता है। तो आप तो सभी गर्ल्स हैं, आपको बता रहे हैं, आपको इसका बुरा नहीं लगना चाहिए बच्चों, लेकिन ऐसा कुछ होता है जो परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि भारत में लड़कों के पालन पोषण पे थोड़ा अधिक ध्यान जाता है और बालिकाओं की अपेक्षा, और कभी कभी गर्भ में भी बालिका की हत्या कर दी जाती है, जिसको कहते हैं बालिका भ्रूण हत्या। तो अब इस पे सरकार द्वारा काफ़ी कोशिश की गई है और बहुत ज़्यादा इस पे सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, और अब ऐसा संभव नहीं हो पाता है। सरकार को कहीं से भी पता चल जाता है कि कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए सरकार द्वारा कड़ी सख्त सज़ा और जुर्माना लगाया जाता है। तो इसके लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। तो अब हम ये भी यहाँ पे कहना चाहेंगे बच्चों, आप सब लड़कियाँ पढ़िए लिखिए, अच्छी बनिए, सफल बनिए। अगर आप खुद पढ़ेंगी तो आप अपने घर को अच्छी तरह सफल बनाएंगे, अपने परिवार को सफल बनाएंगे, अपने घर के सब लोगों को अच्छी तरह सब कुछ समझाएंगे। इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े होइए। और अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको साक्षरता के बारे में बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम आपको नेक्स्ट क्लास में साक्षरता के बारे में डिटेल समझाएंगे। ओके, थैंक यू।